फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में अगर कामकाज करते हैं, निवेश करते हैं तो सावधान होने की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिए हैं। कॉरपोरेट मंत्रालयों की तरफ से नई गाइडलाइन आ चुकी है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या है वो नियम और उसकी वजह से क्या चेंज होने वाला है और आने वाले अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे, तो उसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी में क्या निवेश करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में ऑर्किड फार्मा के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों को रिटर्न मिल चुका है। लोगों को लखपति और करोड़पति बना दिया है ऑर्किड फार्मा ने। लेकिन क्या वो सुरक्षित है? क्या अभी भी उसमें निवेश किया जा सकता है या फिर उसको बहुत जल्द उसमें से बाहर निकलना चाहिए? आपको क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी हम डिस्कस करेंगे ऑर्किड फार्मा के बारे में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉरपोरेट मंत्रालय ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद कंपनियों को अब क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, बेनामी प्रॉपर्टी की जानकारी भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। यह नया नियम 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में लागू हो जाएगा। कॉरपोरेट मंत्रालय ने अपनी कंपनी ऑडिट में ऑडिटर और खातों से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनियों को ऐसी फर्मों से संबंधों के बारे में भी जानकारी देनी होगी जो बंद हो चुकी है। इसके अलावा ऐसी अचल संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी जो कंपनी के नाम नहीं है लेकिन उसमें उनका निवेश किया गया है। कॉरपोरेट मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अगर कंपनियां क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करती है तो इसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए। कंपनियों को यह जानकारी देनी होगी कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किस जरिए किया है, कितना निवेश किया है। अधिकारी के मुताबिक पहले ऐसी शिकायतें आई थी कि कंपनियों को ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए ज़्यादा रिटर्न का वादा किया लेकिन उनका पैसा डूब गया। नांगिया एंड कंपनी LLP के पार्टनर प्रतीक अग्रवाल का कहना है कि कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 कंपनी की बैलेंस शीट और नफा नुकसान के विवरण में संबंध में सामान्य नियम निर्धारित करता है। नए नियमों में बदलाव से स्टेक होल्डर या यूजर कंपनी के वित्तीय विवरण के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकेंगे। इसके अलावा ऑडिट से जुड़े नियमों में भी बदलाव से ऑडिटर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हमने क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर परीक्षण चल रहा है, सरकार जल्द इसके संबंध में फैसला कर लेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार और RBI के विचारों में कोई मतभेद नहीं है। RBI की ओर से लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी अलग है और इसका मौजूदा समय में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से जो न्यूज़ निकल कर आई है, सरकार ने अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाता और बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के अंदर कारोबार करके बहुत सारा गवर्नमेंट का टैक्स बचाने की को अपने खुद के बहुत सारे लोग हैं जो अपना निवेश है जो क्रिप्टो करेंसी में करके अपना फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार की नज़र उस पर आ चुकी है और सारी जानकारी वो है साझा करनी होगी अब सरकार के साथ में। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे एक ऐसे शेयर की तरफ जिसने लोगों को लखपति ही नहीं करोड़पति भी बना दिया है, और वो है ऑर्किड फार्मा। अगर आपने पिछले साल नवंबर में ऑर्किड फार्मा का शेयर खरीदा होता तो आज की तारीख में आपको हर एक शेयर पर 118 गुना यानी करीब 11,733% का रिटर्न मिल गया होता। ऐसे समझते कि आपने 2020 में 3 नवंबर को शेयर के लिए 18 रुपये का भुगतान किया, वह 25 मार्च 2000 को 2,130 रुपये हो गया है। मतलब करीब अगर 6 महीने पहले अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता तो वो आज आपका हो गया है 1.18 करोड़ रुपीज़, यानी 1 लाख का 1 करोड़ बन गया सिर्फ 6 महीनों के अंदर। दिवालिया घोषित होने के बाद ऑर्किड फार्मा को NCLT के रिजोल्यूशन प्लान के तहत धानुका लैब ने खरीदा था, जिसे 3 नवंबर 2020 को कंपनी ने इसे दोबारा शेयर बाजार में लिस्ट करवाया था। लिस्टिंग के समय एक शेयर की कीमत 18 रुपये थी और ख़ास बात यह है कि शेयर बाजार में दोबारा लिस्ट होने के बाद ये शेयर हर दिन अपर सर्किट में लगाए और 3 नवंबर से 25 मार्च के बीच 100 दिन ऐसे हैं जिसमें बाजार में कारोबार हुआ और उन सभी दिनों में शेयर में अपर सर्किट लगा, यानी लगातार सर्किट लग रहा है। जिस दिन से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक उसमें लगातार 100 दिन इसमें सर्किट लगाए और इस वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरस्कर की माने तो इस तरह के शेयरों में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी तो कम है ही, साथ में प्रमोटर की भारी भरकम हिस्सेदारी भी चिंताजनक होती है। खास बात यह है कि रिटेल यानी छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी मात्र 0.53% है, जबकि प्रमोटर के पास 98% की हिस्सेदारी है। सेबी के नियम मुताबिक अगले 2 साल में इसे घटाकर उनको 75% तक लाना होगा, जिसे ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा जाएगा। इसमें भी रिटेल निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा, तो निवेश करने और इसमें इंटरेस्ट रखने का ज़्यादा मतलब नहीं है। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में शुमार ऑर्किड फार्मा की प्रमोटर यानी कंपनी पर मालिकाना हक धानुका लैब्स का है। कंपनी में धानुका लैब्स की हिस्सेदारी 98.04% है, बाकी 1.93% पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जिसमें वित्तीय संस्थानों और बैंकों की हिस्सेदारी 1.19% है और रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 0.51% है। बीएसई में ऑर्किड फार्मा की वैल्यूएशन 8,692 करोड़ रुपीज़ की है। कंपनी का कारोबार दुनिया भर के 40 देशों में फैला हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के शुरुआती 9 महीनों में कंपनी को 91.80 करोड़ का घाटा हुआ है, जो पिछले वर्ष की पिछले साल की अवधि में 92.21 करोड़ का था। और हालांकि पूरे वर्ष के दौरान कंपनी को 131.07 करोड़ का घाटा हुआ है। तो कंपनी लगातार घाटे में है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस बढ़ रही है और ये एक रिस्की स्टॉक है, तो इस समय आपको इससे निवेश से दूर रहना चाहिए। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपको एग्जांपल के लिए लेना है तो आप रुचि सोया को ले सकते हैं। रुचि सोया भी ऐसे ही कंपनी डूब गई थी और जब पतंजलि ने उसको अधिग्रहण किया तो उसके बाद में जो उसकी प्राइस थी उसमें लगातार अपर सर्किट लगते गए और 9-10 रुपये का स्टॉक वो भी 1500 तक पहुंचा। लेकिन जब उसमें लोअर सर्किट लगने लगा तो सीधी उसकी प्राइस फिर आधी हो गई और लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। इसलिए इस समय आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जिसने भी पहले निवेश किया है इसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब आप उसको एक समय आ चुका है कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि अब ज़्यादा बाजार में इसका प्रचार हो चुका है और जब किसी शेयर का प्रचार हो जाता है तब कभी भी उसमें गिरावट की संभावना बनती है। और एक बात का आप ध्यान रखें, अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया तो फिर आप उसमें से एग्जिट नहीं हो पाओगे। आपको तभी मौका मिलेगा जब इसकी प्राइस काफ़ी नीचे यानी करीब इसकी आधी हो जाएगी, तब प्राइस आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो इस समय आपके पास चांस है, आपके पास अगर शेयर है तो इसी समय आप उसमें से एग्जिट हो जाए, अपना प्रॉफिट बुक कर ले। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। आप अगर थोड़ा और लालच करोगे तो फिर इसमें आपको लॉस की संभावना बन जाएगी, इसलिए आपको बहुत जल्द इसमें आपको सावधान होने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की, आप वहां पर जाके सिलेक्ट करके कारोबार शुरू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही पुराने और माने हुए रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म है, वहां पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। साथ में एंजल ब्रोकिंग ऐप जो बहुत ही पुराने हैं और हिंदुस्तान के माने हुए ब्रोकर है और उनकी तरफ से बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आपको असिस्टेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको हर तरह से गाइड करते हैं। और साथ में नए ज़माने के अप स्टॉक है जो बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके चार्जेस थे लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने चार्जेस सब खत्म कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट खोल के दे रहे, तो आप वहां पर जाके अपना अकाउंट खोल के उनकी सर्विस का मजा ले सकते हैं। साथ में एलिस ब्लू की तरफ से भी बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। एडलवाइज ने भी बहुत सारी अच्छी स्कीम निकाले हुए, तो आप अपने हिसाब से अच्छा एक ब्रोकर चुन के कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।